1750 बीसीई के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होनी शुरू हो गई, तब भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था, इसलिए इसे आर्यन सभ्यता भी कहा जाता है। वेस्टर्न स्कॉलर्स का कहना है कि आर्य बाहर से आए हुए लोग थे और उन्होंने भारत की सभ्यता को ख़त्म करके वैदिक एज की शुरुआत की, पर यह थ्योरी अब गलत प्रूव हो चुकी है। नई रिसर्चेस के हिसाब से आर्य भारत के ही लोग थे जिन्होंने सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाकों में वैदिक कल्चर को शुरू किया था। वैदिक भारत की ज़्यादातर जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों में न केवल उस समय की आस्था की बल्कि लोगों की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की भी झलक मिलती है। वैदिक एरा को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। वैदिक सभ्यता की शुरुआत के समय की ज़्यादातर जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। शुरुआत में ये सभ्यता सप्त सिंधु के इलाके में फैली हुई थी, जिसमें सिंधु यानी इंडस, वितस्ता यानी झेलम, अशीकनी यानी चेनाब, पुरुषनी यानी रावी, शतुब्धि यानी सतलज, गोमती और सरस्वती नदी को सप्त सिंधु कहा जाता है। उस समय में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक काफ़ी डेवलप्ड और अर्बन सिविलाइजेशन थी, पर ऋग्वैदिक सभ्यता रूरल सिविलाइजेशन थी जिसमें खेती बाड़ी और पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तब की सोसाइटी वैसे तो पैट्रियार्कियल थी, पर महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया था। औरतें समाज में ऊंचे पदों को संभालती थी, वे सभा और समितियों में भाग लेती थी और अपने पतियों के साथ यज्ञ और अनुष्ठानों का हिस्सा बनती थी। उस समय में विधवाओं की भी दोबारा शादियां हुआ करती थी और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी समाज में नहीं थी। सही मायनों में अर्ली वैदिक पीरियड फीमेल्स के लिए गोल्डन पीरियड था। समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर व्यवसाय पर आधारित थी। समाज को व्यवस्थित रखने का काम असेंबलीज का था, जिन्हें सभा, समिति, गण और विभाग कहा जाता था। यही असेंबली सारे इम्पोर्टेंट सोशल, मिलिट्री और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती थी। उस समय में जनता का ही राज था और समाज में ऊंचा पद रखने वाले का दबदबा था। ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध नाम के एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें 10 राजाओं के युद्ध में राजा भरत ने सबको हराकर जीत हासिल की थी। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग प्रकृति के अलग अलग तत्वों की पूजा करते थे। उनके पास पूजा करने के लिए ना ही मूर्तियाँ थी और ना ही मंदिर। वे यज्ञों और मंत्रों के उच्चारण से पूजा करते थे। मुख्य देवी देवताओं की बात करें तो इंद्र, जिन्हें पुरंदर और देवताओं का राजा कहा जाता था, इन्हें बारिश, तूफान और युद्ध के देवता मानकर पूजा जाता था। अग्नि को इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इन्हें देवताओं और इंसानों के बीच के देवता माना जाता था। इनके अलावा सोम या चंद्रदेव, जिन्हें पेड़ पौधों के लिए पूजा जाता था, दस्यु इंद्रदेव के पिता और घाव भरने वाले और उपचार के देवता अश्विन और सूर्य देवता का वर्णन मिलता है। देवियों में भोर की देवी उषा, देवताओं की माता अदिति, पृथ्वी देवी और पेड़ पौधों और जंगलों की देवी अरियणी की पूजा के वर्णन मिलते हैं। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। इस समय की जानकारी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों से मिलती है। इस समय में डेवलपमेंट तो हुई, पर समाज में बुराइयां आनी शुरू हो गई। इसलिए इस पीरियड को ग्रे फेज या आयरन फेज कहा जाता है। छोटी छोटी सेटलमेंट्स अब बड़े बड़े राज्य बनते जा रहे थे। सभा और समिति के महत्व को खत्म कर दिया गया और राजा या सम्राट की पावर्स बढ़ गई। औरतों को अब सभाओं में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था और समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान बन गया। अलग अलग राष्ट्रों का उदय होने लगा। अब राज्य की सुरक्षा के लिए आर्मीज को बनाया जाने लगा और समाज में पूजा पाठ के लिए पुरोहित, सेना के लिए सेनापति, खजाने की देखरेख के लिए संग्रहित और मुख्य रानी महिषी जैसे पदों का उदय होने लगा। इसी समय के दौरान वेदों के बाद अलग अलग स्क्रिप्चर्स जैसे ब्राह्मण, अर्यंका, उपवेद, वेदांग और उपनिषदों की रचना की गई। हिंदू धर्म के 2 सबसे महान एपिक्स रामायण और महाभारत की रचना भी इसी समय में की गई थी। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित कर दी गई थी।
फीमेल्स को अब भी फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिलती थी, पर पहले के मुकाबले समाज में उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। इसी समय में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं ने अपना महत्व खो दिया और रुद्र, विनाश के देवता, विष्णु, संरक्षण के देवता को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस समय में धार्मिक अनुष्ठान बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय जैसे यज्ञ करवाए जाने लगे। रिलीजन बहुत रिचुअलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स हो गया। पुरोहितों का समाज में कंट्रोल होने लगा। वे यज्ञ और अनुष्ठानों के बदले बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेने लगे, जिस कारण पूजा पाठ बड़े लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जिससे समाज में पिछड़ा वर्ग खुद को ज़्यादा दबा हुआ महसूस करने लगा। वैदिक फिलॉसफी ने अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो दी। संस्कृत अब साधारण लोगों की लैंग्वेज नहीं रही। इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पिछड़े वर्ग समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मांगने लगे। इन्हीं सभी कारणों से अलग अलग जगह रिलीजियस मूवमेंट्स की शुरुआत होने लगी और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन्स शुरू हुए, जिनमें साधारण और पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी अपने महत्व को खोज लिया।